गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके हिस्ट्री के सेक्शन से, जो कि है चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिशर्स इनिशियल ईयर्स में ट्रेड के लिए आते हैं, व्यापार बिजनेस करने के लिए आते हैं। फिर कैसे इन्होंने ट्रेड करते करते इन्होंने अपनी टेरिटरीज एक्वायर करी, मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स हमारे इंडिया के एक्वायर करे, और फिर कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई पूरे इंडिया को एज ए कॉलोनी बनाने के लिए, यानी कि अपने रूल के अंडर में लाने में। ओके, अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि व्हाट मेड द ईस्ट इंडियन कंपनी कम टू इंडिया, कि ऐसा क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई और इंडिया की तरफ आई बिजनेस करने के लिए। ओके, The East India Company was granted a royal charter by Queen Elizabeth I in 1600. The charter gave the company a monopoly on the trade with the East. Other trading groups in England are also not allowed. Other trading groups in trade with East. Other trading groups in England were not allowed to compete with East India Company. Thus, the company could sail across the ocean in search of new lands from where it can buy goods at lower price and sell them at a higher price back in Europe. अब जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की रानी थी, उन्होंने एक चार्टर यानी कि एक ऑर्डर आप बोल सकते हो, वो इम्प्लीमेंट किया, और वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जितने भी ईस्टर्न पार्ट है ना कंट्री, जो भी कंट्री जो ईस्टर्न पार्ट में लाई करती है, जैसे कि हमारी एशियन कंट्रीज, जितना भी एशियन कंट्रीज है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज हमारी ईस्टर्न साइड में है। तो ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। इसके साथ साथ और अदर कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी इंग्लैंड की तरफ से या उसके आसपास जितने भी कॉलोनीज बनी, जो उसने कॉलोनीज बना रखी थी, यानी अपने किंगडम्स के अंडर में ले रखी थी, किसी अदर कंपनीज को इजाज़त नहीं थी कि वो वहाँ जाकर ट्रेड कर सके। ओके, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अदर कंट्रीज में जाके ट्रेड करवाना है, बिजनेस करवाने का मेन इंटेंशन ये था कि वो इन एशियन का जो कंट्रीज थी या ईस्टर्न साइड जो कंट्रीज थी, वहाँ पे सामान सस्ते में खरीदे और पूरे यूरोप में आकर वो महंगा सामान बेचे। ओके, दे मेड प्रॉफिट्स बाय रिमूविंग एनी कंपटीशन इन ऑर्डर टू बाय चीप एंड सेल डियर। अब इसके साथ साथ वो एक काम करते थे कि वो अपने जो भी कॉम्पिटिटर थे उनको अपने रास्ते से हटाते रहते थे, ताकि कोई दूसरा पर्सन उससे सस्ता सामान ना बेच सके और वो इजीली अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। विद दिस इंटेंशन द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन इट्स वॉयज टुवर्ड्स इंडिया, और इसी सब इंटेंशंस की वजह से ईस्ट इंडियन कंपनी ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ने लगी, और इसी तरीके से ये वॉयज स्टार्ट होने लग गई इंडिया को एक्सप्लोर करने की। ओके, उस समय 18th सेंचुरी के दौरान की बात है, जब हमारे जो पोर्ट्स होते थे, यानी कि मेन ऐसे पोर्ट्स जहाँ से मतलब उस समय वैसे पानी का रास्ता हुआ करता था, तो सेलर्स को तीन मेन पोर्ट्स हुआ करते थे, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। ओके, अब ये नाम इसलिए प्रोमिनेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, इन्हीं पोर्टल सिटी से स्टार्ट किया। With the royal charter, the English traders sailed along the west coast of Africa, around the Cape of Good Hope and across the Indian Ocean to reach the western coast of India in the year 1608. In the year 1600 में चार्टर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया गया। इंडिया जो ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, उन्होंने अपनी जर्नी सबसे पहले ऑन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका स्टार्ट की। ओके, यहाँ पे आपके मैप भी है पेज नंबर 10 पर। ओके, ये आपका वेस्ट ऑफ अफ्रीका यानी ये वाला पोर्शन हो गया, वेस्ट ऑफ अफ्रीका यानी ये वाला पोर्शन हो गया, और इसी के थ्रू ये लोग यहाँ पे घूमकर हमारे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पहुंचे, बॉम्बे साइड, इन द ईयर 1608। However, they found that Portuguese traders were already operating
देयर एंड हैड देयर बेस इन गोवा। पर जब तक वो इंडिया आए तो उनको पहले से पता था, जो पोर्टुगल कंट्रीज के पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे वो ऑलरेडी इंडिया आ चुके थे, मतलब उन्होंने ऑलरेडी इंडिया को ढूंढ लिया गया था, वहाँ पर वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। और पोर्टुगीज का बेस जो था, मतलब जहाँ से अपना बिजनेस ऑपरेट करते थे, वो कहाँ का था, गोवा का। ओके, दे ऑल्सो फाउंड आउट दैट द रूट दे हैड टेकन was in fact discovered by the Portuguese explorer Vasco da Gama back in 1498। और इन्होंने इस बात का भी रियलाइजेशन किया कि ये रूट बहुत पहले पोर्टुगल सेलर वास्को डा गामा ने पहले ही डिस्कवर कर लिया था। और कब किया था उन्होंने, 1498 में इंडिया को उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। ओके, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं व्हाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वेज वॉर विथ ईच अदर। अब यूरोपियन कंपनीज जब इन अदर कंपनीज, जो यूरोपियन कंट्रीज, पोर्टुगल भी यूरोपियन कंट्रीज में से एक है, इन कंपनीज के साथ इन्होंने जंग क्यों लड़ी। रीजन बहुत साफ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कॉम्पिटिटर्स थे, उनके बिजनेस करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जिस वजह से इन यूरोपियन कंट्रीज के बीच में वॉर हुए। और इवेंचुअली जो वॉर जीता होगा उसी को इंडियन टेरिटरी में ट्रेड करने की एक तरीके से परमिशन मिली होगी या हक मिला होगा। बाय द अर्ली 17th century, Dutch and the French traders too began looking for trade opportunities across the Indian Ocean। और बाय द टाइम जब ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड को पता चला, तब तक अदर कंट्रीज को ही पता चल चुका था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सामान बहुत सस्ता मिलता है और यूरोपियन कंट्रीज में हम उसको महंगा सेल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ डच यानी कि नीदरलैंड, अगर आप बोल सकते हो हॉलैंड, आज के मॉडर्न टाइम में हम उसको जो कंट्री बोलते हैं नीदरलैंड कंट्रीज बोलते हैं। इसके साथ साथ एक और कंट्री फ्रांस, इनके ट्रेडर्स भी आके यहाँ पर बिजनेस करने लगे फ्रॉम द ऑब्वियसली बात है इंडियन ओशन वाले रास्ते से। द रॉयल चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम ट्रेडिंग इन द ईस्ट। अब जो रॉयल चार्टर बना था, जो कि मतलब जो वहाँ की एलिजाबेथ जो रानी फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट जो रानी थी, उन्होंने चार्टर बना दिया था, जो एक तरीका ऑर्डर था, वो एक तरीके से प्रॉपर से काम नहीं कर पाए अदर यूरोपियन कंट्रीज। अदर यूरोपियन कंट्रीज ने उस चार्टर को नहीं माना और उन्होंने ट्रेड करना नहीं छोड़ा, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया विद इन इंडिया ऑल्सो। अब इसकी वजह से काफ़ी बड़ा कंपटीशन बन गया, किन के बीच में, यूरोपियन कंपनीज के बीच में, लाइक डच हो गई, फ्रांस हो गई, पोर्टुगल अलग, पोर्टुगल्स अलग से थी, एक साथ साथ इंग्लैंड की ईस्ट इंडियन कंपनी। तो इन यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक काफ़ी बड़ा कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। There was still competition between the European companies as they wanted to buy the same goods from the India। मैंने आपको बताया था इस कंपटीशन स्टार्ट हो गया है ना। आप सभी को इंडिया के गुड्स को खरीदना था। The demand for the Indian cotton and silk as well as spices like pepper, cloves, cardamom and cinnamon were high in Europe। अब जिस चीज़ की डिमांड थी यूरोप में वो थी इंडिया का कॉटन, यहाँ का सिल्क, इसके साथ साथ स्पाइसेस यानी मसाले जैसे कि कार्डमम हो गई, क्लोव्स हो गई, सिनेमन हो गई, पेपर्स हो गई। यूरोप में से काफ़ी सारी डिमांड्स थी। तो ये यूरोपियन कंपनीज थी, डच की हो गई, फ्रांस की हो गई, इस चीज़ इनके बीच में काफ़ी कॉम्पिटिशन होने लगा इन गुड्स को, इन चीज़ों को खरीदने में। ओके, अब इसमें एक फैक्ट है कि यूरोपियन कंट्रीज में से स्पाइसेस, वो लोग स्पाइसेस इतना नहीं खाते, वो बेसिकली उनको कुकिंग फूड या खाने में नहीं चाहिए था, उनको एज ए मेडिसिन के फॉर्म में चाहिए थी स्पाइसेस। ओके, इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट वन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसके आगे का, द कंपटीशन लेड टू एन इंक्रीज इन द परचेज प्राइस ऑफ दिस गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब रीजन क्या हुआ, अब इन कंपनीज को गुड्स चाहिए था, तो जो भी कंपनी ज़्यादा दाम लगाती थी, ऑब्वियसली बात है जो इंडियंस थे उन्हीं को बेचते थे। तो इस वजह से जो गुड्स थे उनके भाव बढ़ने लग गए, एज ए रिजल्ट उनका प्रॉफिट कम होने लगा। ओके, तो कंपनी कुड प्रॉस्पर ओनली दो द एलिमिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अब अगर इन यूरोपियन कंपनीज को यहाँ पर ट्रेड करना और साथ ही साथ मुनाफा भी कमाना है, तो उनको अपने कॉम्पिटिटर्स इन अदर यूरोपियन जो कंपनीज थी इनको अपने रास्ते से हटाना पड़ता। द डिजायर टू गेट ए मोनोपोलिस्टिक होल्ड ऑफ द इंडियन मार्केट लेड टू बैटल बिटवीन द कंपनीज। और यही कारण था कि अपनी कंपनी को बेटर तरीके से ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए इन कंपनीज में आपस में बैटल हो, यानी कि जंग छिड़ गई।
अब ड्यूरिंग द 17th and the 18th century, the companies resorted to violent methods like attacking and sinking rival ships, blockading routes and preventing the movements of rival ship. अब 17th और 18th सेंचुरी के दौरान ऐसी सिचुएशन आ गई जब कंपनीज एक दूसरे की शिप को डुबा रहे थे, उनको बर्बाद कर रहे थे, रास्ता रोक रहे थे और उनके मूवमेंट्स पर नजर रख रहे थे और उनको ब्लॉक कर रहे थे उनके रास्ते को. They used weapon to guard their trade and fortified their trading post. और इसके साथ साथ शिप जो थी उसमें भी हथियार से भरी हुई रहती थी जो कि अपने शिप को बचाने के लिए यूज किए जाते थे. Such fortification of settlements for profitable trade led to clashes between the local rulers. Eventually the company realized that the trade and the politics were inseparable. और उसी दौरान कंपनी इसको काफ़ी सारा अपोजिशन झेलना पड़ा आपस में ही. इसके साथ साथ जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने भी उनसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी. तो उस वजह से कंपनीज को ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि जो ट्रेड है यानी बिजनेस है और पॉलिटिक्स इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि अगर किसी को यहाँ पर ट्रेड करना है तो उसको यहाँ पर पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा जब भी वो यहाँ पर इजीली ट्रेड कर पाएगा. In today's world, traders do not have to indulge in violence means. Okay, there are many treaties, international agreements that help traders carry out their trade in fair and peaceful ways. अब क्या होता है आज के टाइम पे हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ ट्रीटीज को जैसे डॉक्यूमेंट साइन करता है जिससे कि आपस में एक कंट्री से अदर कंट्रीज में आप सामान भेज सकते हो, वहाँ से ला सकते हो. बट इन द एंशिएंट टाइम कुछ इस नाम की ट्रीटीज या ऐसे डॉक्यूमेंट साइन नहीं होते थे. तो इसीलिए जिस भी रूलर जो लोकल रूलर था वो वहाँ पे अपनी मन माफी के हिसाब से ट्रेड करने दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था, सामान वहाँ से लाने दे भी सकता था या फिर यहाँ से भेजने में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था. आज के टाइम में तो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना, ट्रीटीज साइन होती है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि एक कंट्री से अदर कंट्रीज में बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स के आप सामान ट्रेड या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवा सकते हो. ओके, अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मेन कि कैसे जो इंडिया की ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसने बंगाल में ट्रेड करना, व्यापार करना कैसे स्टार्ट किया. ओके, in 1651 the East Indian Company established its first factory on the banks of the river Hooghly in बंगाल. 1651 में इंग्लैंड ने अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी ने पहली अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी हुगली रिवर्स के किनारे पर. ओके, द फैक्ट्री सर्व्ड एज अ सेंटर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज ट्रेडर्स कॉल्ड फैक्टर्स. इन फैक्ट्री देयर वाज ए वेयरहाउस फॉर स्टोरिंग एक्सपोर्ट गुड्स एंड ऑफिसेस फॉर द कंपनी ऑफिशियल्स. इनिशियली जब बैंक्स ने हुगली रिवर के किनारे पे जब अपना ऑफिस बनाया, फैक्ट्री बनाई, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था जिसमें वो अपना जो भी सामान उनको अदर जगह पर भेजनी होती थी, यानी अपने कंट्रीज में, यूरोपियन अपनी कंट्रीज में भेजनी होती थी, वहाँ पे स्टोर किया जाता था, खरीद के ऑब्वियस सी बात है. इसके साथ साथ कंपनीज के जो ऑफिशियल जहाँ बैठ के ऑफिस वर्क कर सके उसके लिए वो जगह सेटअप की थी. ओके, अब इसके साथ साथ एक और चीज़ है, कोलकाता या फिर कैलकाटा या फिर ये हुगली रिवर के किनारे को क्यों चुना गया था फैक्ट्री. बहुत सिंपल सी चीज़ है, रिवर के पास था, इजीली वहाँ से बे ऑफ बंगाल में एंटर होके आप सी रोड पकड़ के आप यूरोपियन कंट्रीज तक अपना सामान एक्सपोर्ट करवा सकते. विद द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड द कंपनी यूज वेरियस methods to increase its profits and win benefits for local rulers. It asked its traders to settle near the factories, and as the settlement developed in 1696, it started to build a fort around it. अब देखिए इनिशियली यहाँ पे क्या हुआ, जिससे से उनका ट्रेड बढ़ता गया तो कंपनी ने बहुत सारे मेथड यूज किए कि सपोज करो जो उनके ट्रेडर्स थे, उनके लोकल ट्रेडर्स थे जो कि उनको सामान प्रोवाइड करते थे, उनको भी यही बोला कि आप एक फैक्ट्रीज के आसपास अपना सेटलमेंट्स कर लीजिए ताकि जो भी आप आउटपुट बनाएंगे हम इजीली हमारे फैक्ट्रीज में उसको स्टोर कर लेंगे और फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे. इसके साथ साथ जब धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ने लग गया, आसपास के ट्रेडर्स वहाँ सेटल होने लग गए, तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा फोर्ट यानी एक बहुत बड़ा किला बनाना स्टार्ट कर दिया. कब? इन द ईयर
1696। और 1698 में द कंपनी ऑफर्ड ब्राइब्स टू मुगल ऑफिशियल to obtain zamindari rights of 3 villages, one being Calicut, which eventually developed into the city of Calcutta on present day Kolkata। ओके अब इसी दौरान क्या हुआ 1698 में कंपनीज जो थी जो उस समय मुगल एम्परर्स के जो लोकल रूलर्स थे उनको ब्राइब यानी कि उनको घूस देना स्टार्ट कर दी ताकि वो 3 विलेजेस की पूरी अथॉरिटी इन कंपनीज को दे दे। उसी में से एक कंपनी कैलिकता नाम की थी जो कि आगे जाके कलकत्ता बनी और फिर आज के मॉडर्न टाइम पे कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। ओके और आज एक वन ऑफ द 4 मेट्रो सिटीज में से एक है। द कंपनी ऑल्सो मैनेज टू obtain a fireman from the Mughal Emperor Aurangzeb. The fireman guaranteed the company right to trade free duty। इसी दौरान एक और चीज हुई, कंपनी के जो फायरमैन थे एक जो मतलब फरमान थे उसको उन्होंने मैनेज कर लिया औरंगजेब बादशाह से, जिसमें कि उन्होंने जितना भी ट्रेड जो था उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। होता क्या था कि पहले जब ट्रेडर्स होते थे अगर आपको बिजनेस करना होता था, बट आज भी अगर बिजनेस करना है तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। पर लेकिन इस ट्रेडिंग कंपनी इतनी क्लेवर थी, इंटेलिजेंट थी, उन्होंने औरंगजेब बादशाह से औरंगजेब राजा से उन्होंने एक तरह का फरमान निकलवा लिया जिसमें कि उनका जो ट्रेड था उसको ड्यूटी फ्री या फिर टैक्स फ्री कर दिया था। द कंपनी मेड कंटिन्यूस अटेम्प्ट टू गेट मोर एंड मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट द प्रिविलेजेस गारंटेड टू इट। For example, the company officials began private trading without paying the duty. This led to protests from the Nawabs of Bengal। और इसी दौरान कंपनी ने काफ़ी सारे चीज़ें की है ना। इसी में एक एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने प्राइवेट ट्रेडिंग यानी कि किसी को बताए बिना ट्रेडिंग करी जिससे कि उनको और फायदा हुआ। ओके जो कि जब लोकल नवाब्स थे वहाँ की जब उनको पता चला तो वहाँ से लोकल नवाब्स ने उनका बगावत की उन कंपनीज के अगेंस्ट कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे कंसेशन छूट देने लग गए ताकि इनका ट्रेड और बढ़ता जाए।